हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो सी टेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और आप में से कुछ लोग इस बारे में जानते भी होंगे। मैं थोड़ा सा सी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगी और साथ में बात करूंगी कि कैसे मैंने सी टेट अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। थोड़ी सी हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो 7-8 मिनट का ही होगा, ज़्यादा लंबा होगा नहीं, तो कंप्लीट देखना। तो भाई ये सीबीएसई की तरफ से नोटिस जारी हुआ था जिसमें बताया है कि जो सीटेट की परीक्षा है वो 8 फरवरी 2026 को होगी। उसके लिए 132 शहरों में सेंटर्स बनाए जाएंगे। साथ में जो एग्ज़ाम फीस है, एग्ज़ाम सिटीज़ हैं, लैंग्वेज एंड सिलेबस वगैरह है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आएगी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस नोटिस में सिर्फ जो है एग्ज़ाम की डेट कंफर्म की है, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लगभग आपके पास 3-4 महीने हैं अगर आपको सी टेट क्लियर करना है। और KVS DSSS भी ऐसी जगह पर आपको TGT एंड PRT के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए सी टेट की रिक्वायरमेंट होती है। PGT के लिए सी टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, PGT के लिए नहीं मांगा जाता है सी टेट, लेकिन TGT के लिए ज़रूर मांगा जाता है। तो अगर आप इसके मतलब ज़्यादा टफ पेपर आता नहीं है, ये सही बताऊँ तो ठीक है, तो थोड़ा सा भी आप इस पर मेहनत कर लेंगे तो आपका इस बार क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा रिज़ल्ट है। देखिए मैंने ना ज़्यादा इसके लिए अलग से मेहनत की नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम ये दिसंबर 2024 वाला पेपर जो हुआ था ना, मैंने वो क्लियर किया था। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था और फर्स्ट टाइम ही मैंने वो क्लियर कर दिया था जब मैं DSSS PGT बायोलॉजी के लिए तैयारी कर रही थी, ठीक है। और आप जानते हैं उसमें जो पेपर 1 होता है तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह जो है पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसी से मेरा थोड़ा सा ये जनरल पेपर जो है वो तैयार हो गया था। और जब ये नोटिफिकेशन आया ना सी टेट के लिए, फॉर्म वगैरह फिल कर रही थी, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखती हूँ। सिलेबस मैं किसी भी एग्ज़ाम का बाद में देखती हूँ, पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखती हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे कैसे जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक का उस टाइम मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, 2023 वाला अवेलेबल था उस टाइम, ठीक है। तो उसमें मेरे 98 मार्क्स बने थे, ठीक है, सी टेट वाले में। तो मेरे को लगा कि अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो मेन एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो, सी टेट अपना निकल जाएगा। मैं उसी टाइम जो है श्योर हो गई थी और लगभग उसी के आसपास मेरे नंबर आए हैं, 93 मार्क्स हैं। और पता है मैं बहुत खुश हो रही थी नंबर्स को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार क्वालिफाई तो करना था, क्वालिफाई हो गया और तुमने मतलब किसी और एग्ज़ाम के साथ साथ इसकी भी तैयारी हो गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, ठीक है। और जो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, तो CDP आपकी आती है 30 नंबर की, ठीक है। तो CDP के लिए मैंने BEd की बुक्स नहीं उठाई, क्योंकि भाई इतनी सारी बुक्स होती हैं 2 साल के लिए। 7 सब्जेक्ट तो फर्स्ट ईयर में थे और लगभग 5-6 सब्जेक्ट अपने बाद में 5-6 सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने कहा इतनी बुक्स कौन पढ़ेगा, तो मैंने ना DSSS में 20 नंबर की टीचिंग मैथडोलॉजी आती है, उसके लिए मैंने एक बुक मंगाई थी। यूट्यूब पे देख के एक सर पढ़ाते हैं तो उनकी बुक मंगाई थी मैंने, तो उससे अपना काम चल गया था, ठीक है। एक तो ये इजी भी होती है और अपन थोड़ा सा अपना CDP पे फोकस करेंगे ना तो अपने अच्छे स्कोर बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे 22 नंबर आए थे 30 में से, ठीक है। तो अपने 22 नंबर तो यहाँ से हो गए थे। दूसरा अपना मैथमेटिक्स एंड साइंस का था मेरा, तो 31 मार्क्स मेरे यहाँ से आए। पता है आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि बायोलॉजी वालों के जो मैथ्स की स्थिति होती है वो कितनी दयनीय होती है। भाई औरों का मुझे नहीं पता, शायद अच्छी भी हो किसी की, लेकिन मैंने तो 10th के बाद मैथ छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन DSSS में मैं थोड़ी सी मैथ के लिए प्रैक्टिस करती थी, 20 नंबर का आता उसमें भी, तो वहाँ से मेरे 5-7 नंबर यहाँ बन गए थे, ठीक है। ज़्यादा तो मैंने स्कोर किया नहीं मैथ्स में, लेकिन जो साइंस का पोर्शन है उसके मिला के ऐसे 31 मार्क्स मेरे बन गए यहाँ पे 60 में से। और मैथ्स मेरे को सच में बहुत कम आता है, अभी 10th के बाद छेड़ा नहीं तो मैं सारे फार्मूला भूल गया। ऐसे टफ़ नहीं आता, जैसे अगर आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिर्फ फार्मूला पुट करना होता है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है तो फिर आप कैसे जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फिर अगर जो मैथ्स के हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं
वो उनको तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि उनको मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो। तो फिर उसके बाद आते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इसमें मैंने हिंदी एंड इंग्लिश जो है चूज़ किया था। लैंग्वेज 1 मैंने किसी से सुना था कि भी जो अपन लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं ना वो ईजी आती है, लेकिन अगर जो लैंग्वेज 2 चूज़ करते हैं वो थोड़ी सी टफ आती है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई थी, लेकिन मैंने उनकी बात मानी और लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज़ की, क्योंकि इंग्लिश तो लगभग अपन जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश में है अपना, ठीक है, तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं तो अपने को सुने हुए होते, तो हम कोशिश करके वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, अपन समझ सकते हैं। लेकिन हिंदी के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं आते, हमने कभी सुने ही नहीं होते, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया था। मुझे लगा कि हाँ भाई लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी ईजी आएगी और मेरे को हिंदी थोड़ी ईजी चाहिए थी। तो वहाँ मैंने 21 स्कोर किया आउट ऑफ 30, ठीक है। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश था और वहाँ पर मैंने 19 स्कोर किया और कुल मिला के मेरे 93 मार्क्स बने। और इसी तरह मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। और यही थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी कि भाई अपना CDP पे ध्यान देना है, और आप HTET PGT एंड DSSB KVS अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो साथ में इसी एग्ज़ाम की भी हो ही जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको CTET के बारे में कुछ और पूछना है, ठीक है, कोई किसी बात में डाउट लग रहा है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप PGT बायोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स के PYQ सोल्व करवाए हैं यहाँ पर PGT बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।